गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। तो स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है उन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अमेजॉन, ट्विटर, नेटफ्लिक्स को बुलाया है और उनसे एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस जो डिजिटल मार्केट में होती है उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस और डिस्कशंस के लिए उनको बुलाया है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आई थी, लेकिन उसको बाद में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। तो अब वो सारी तरफ से डिस्कशन करके देख रहे हैं कि क्या इस बिल के अंदर चेंजेस आने चाहिए, कैसे डिजिटल मार्केट में हम कंपटीशन को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। उसी के लिए जो है ये डिस्कशंस की जाने वाली हैं। अब इस बिल के अंदर डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लो जैसे इसके अंदर डाला गया है कि 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की अगर कोई डील हो रही है डिजिटल मार्केट में या इन एनी वे किसी और भी कंपनी, दो कंपनीज के बीच में डील हो रही है, तो उनको जो है सीसीआई के अप्रूवल की जरूरत होगी, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल की जरूरत होगी, ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देख सके कि कहीं कोई मोनोपोली तो नहीं बना रहा है इस डील के थ्रू, कहीं कोई इस मर्जर से, कहीं कोई इस एक्विजिशन से, कहीं कोई इस अमेलगमेशन से जो है मार्केट में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई जो है कंपटीशन तो नहीं खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है अप्रूवल्स जो है वो उसके लिए डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड जो है वो डाल दी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आई थी ऑफ कोर्स ये बिल, और मार्केट कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए इस बिल को ऑफ कोर्स हम 2002 का ये एक्ट है, इसके अंदर हम मार्केट कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया था। तो लेकिन अब 2002 से लेके अब तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं, हमारी डिजिटल मार्केट जो है वो पूरी इवॉल्व हो चुकी है। तो इसलिए हमको इसमें अभी तक तो कोई प्रोविजंस थे नहीं डिजिटल मार्केट को डील करने के लिए, इसलिए हमको ये अमेंडमेंट बिल लाना पड़ रहा है। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं हम देखते हैं। तो जैसे जो डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड था उसको आपका मैंने बताया कि 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई भी डील होगी, चाहे मर्जर की हो, एक्विजिशन की हो या अमेलगमेशन की हो, तो उसके लिए सीसीआई के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। और सीसीआई को पहले 210 दिन का टाइम होता था, अब वो 150 दिन के अंदर जो है वो अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल जो है वो बताना पड़ेगा। अब कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को भी डिफाइन कर दिया गया है। इसमें जो है एक बहुत ही एम्बिगुअस टर्म डाली गई है। देखो, मटेरियल इन्फ्लुएंस मतलब अगर कोई भी कंपनी इस तरह की डील कर रही है जिससे उसको दूसरी कंपनी जिसको वो एक्वायर कर रही है उसके उसकी मैनेजमेंट पे, कमर्शियल डिसीजंस के ऊपर मटेरियल इन्फ्लुएंस करने का हक मिलता है। अब ये मटेरियल इन्फ्लुएंस क्या है, इसके लिए ही जो है वो इस बिल में जो है वो जो है आपका डिस्प्यूट आ रहा था कि मटेरियल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करो। मटेरियल इन्फ्लुएंस तो बहुत ही एम्बिगुअस टर्म है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। तो इसीलिए इसमें कहा गया था कि अगर मटेरियल इन्फ्लुएंस जो है वो कोई करने की पोजीशन पे आ जाता है दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, अफेयर्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डिसीजंस के ऊपर, तो उसको हम मानेंगे कि वो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है या उस एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है। फिर एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स, एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स को जो है वो डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज या कंट्रोल आप एस्टेब्लिश कर लेते हो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और उससे कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आपके इस कंट्रोल एस्टेब्लिश करने से, तो उसको हम एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट मानेंगे। फिर सीसीआई को भी ये भी एम्पावर किया गया है इस अमेंडमेंट बिल के अंदर कि अगर जो सामने वाली जो पार्टी है वो सेटलमेंट करना चाहती है, कमिटमेंट देना चाहती है, तो वो कर सकती है, लेकिन उसके मैनर और इम्प्लीमेंटेशन मतलब डीलिंग करना चाहती है अगर वो सीसीआई के साथ पेमेंट पेनल्टी भर के और इस डील को जो है वो जो भी डील जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसको जो है वो ख़त्म करना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसका मैनर और इम्प्लीमेंटेशन सीसीआई ही स्पेसिफाई करेगा। अब बिग टेक जायंट्स के ऊपर अच्छे तरह से स्क्रूटनी करने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस के मेंबर्स भी जो है वो एडिशनल डाले जाएंगे सीसीआई के अंदर, ताकि इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ सके सीसीआई की और प्रोफेशनल नॉलेज के मेंबर्स आ सकें, ताकि जो है सीसीआई के पास इतनी पावर हो सके कि वो बिग टेक कंपनीज को जो है वो रेगुलेट कर सके। अब हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। तो ऑफ कोर्स 2002 में ये एक्ट आया था जिसमें एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकने के लिए और रादर कंट्री के अंदर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में सीसीआई को बनाया। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू फेमा रूल्स नोटिफाइड। तो ये आपके ऑफ कोर्स गवर्नेंस के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं उन्होंने न्यू रूल्स फेमा के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर दिए हैं,
और जो है रेजिडेंट्स जो कि ओवरसीज एंटिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। मोटिव ये है कि जो लोग बैंकरप्ट हैं या विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जिनके जो एनपीए जिनके हैं इंडिया में, वो बाहर पैसा ना भेज पाएँ, उसके लिए जो है ये रूल्स को अमेंड किया गया है। उससे पहले, समझने से पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है। तो ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसको रिप्लेस करके फेमा लाया गया 1999 में, ताकि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, फेरा बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव था, बहुत ही एक तरह से जो है आपका इंटरफेरेंस करने वाला एक्ट था। इसके लिए ही जो है मार्केट लिबरलाइजेशन के टाइम पर जो आपकी 1991 में हुई, तो आईएमएफ के कहने पर हमने फेरा की बजाय फेमा लाने का बाद में सोचा। ठीक है, अब इसके अंदर फेमा के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में होती है उसको या तो कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है या करंट अकाउंट में डाला जाता है। तो आपको पता ही होगा करंट अकाउंट क्या होता है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो रेजिडेंट ने की है जिससे उसकी कोई असेट या लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होगी जो एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने की है, लेकिन उससे उसकी असेट या तो बढ़ रहे हैं या उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, और जो है उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मानेंगे। ठीक है, अब ये जो न्यू रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, ऑफ कोर्स ये हमारे फेमा तो हमारे पूरे इंडिया पर ही लागू होता है, और ये फेमा रेगुलेशंस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाई करती रहती है। अब इस केस में रेजिडेंट कौन होता है, फेमा के कंटेक्स्ट में रेजिडेंट कौन होता है? ऑफ कोर्स जो पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा से रह रहा है, कोई ऐसी कंपनी या ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है इंडिया में या ऐसा या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, कोई ऐसा ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया के अंदर है लोकेटेड, चाहे वो कोई पर्सन जो बाहर इंडिया से बाहर रहता है उसके द्वारा ओन या कंट्रोल की जाती हो। उसकी ब्रांच इंडिया में है, इसीलिए उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन कोई ऐसी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया के बाहर है लेकिन कोई एक इंडियन रेजिडेंट उसको जो है वो ओन या कंट्रोल करता है, उसको भी हम रेजिडेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है रेजिडेंट ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की एज पर फेमा एक्ट। अब जो ये रूल्स नोटिफाई किए गए हैं 2022 में, इसके अंदर जो है आपके आरबीआई को पावर दी गई है एडमिनिस्टर करने की आप इन न्यू रूल्स को। अब क्या है ये न्यू रूल्स, इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि कोई भी नॉन जो है इंडियन रेजिडेंट जो है, अगर फॉरेन एंटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खासकर रियल एस्टेट एक्टिविटी, गैम्बलिंग में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि इंडियन रुपीस में डील करते हैं, तो वो बिना आरबीआई के परमिशन के नहीं कर सकता है। और अब जो आया आपका मेन प्रोविजन वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किनको लेना पड़ेगा? जिनके ऊपर कोई ना कोई बैंक की इंक्वायरी चल रही है या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ईडी सीबीआई कोई इंक्वायरी कर रही है, अगर वो बाहर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाहते हैं बाहर की कंट्री में, तो उनको पहले या तो ईडी सीबीआई जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, या लेंडर कौन होता है? बैंक, जिनका इन लोगों ने जो है डिफॉल्ट कर रखा है लोन में या कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो उनसे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप जो है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट बाहर कर सकते हो, कोई भी आप डीलिंग कर सकते हो। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे जो हैं इंडिविजुअल्स थे जो बैंक डिफॉल्टर्स थे या फ्रॉडस्टर थे, वो बाहर एसेट्स जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करते थे और वो बाहर अपना पैसा ट्रांसफर कर देते थे बाहर भागने से पहले। तो एनओसी जो है वो मैंडेटरी होगी उस किसी भी पर्सन के लिए जिसका बैंक अकाउंट है और उसके जो है बैंक अकाउंट में कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसने कोई लोन लिया है और वो एनपीए डिक्लेयर हो गया, या फिर उसको किसी बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जैसे ईडी या सीबीआई उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कर रही है। तो अब ये जो लैंडर बैंक्स हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, अगर ये 60 दिन के अंदर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देती हैं या फिर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती हैं, नहीं देती हैं, तो हम ये मानेंगे कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है। ठीक है, या तो आप बताओ, ये आपको बैंक को बताना पड़ेगा, जो लैंडर बैंक है या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, इस पर्सन को ना दो ये ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उनको रोक लो। अगर आप कुछ भी जवाब नहीं देते हो तो इसमें जो है 60 दिन के अंदर के बाद ये माना जाएगा कि हाँ इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ, हम क्यों ये ईजी कर रहे हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन कॉर्पोरेट्स को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट होना ज़रूरी है, ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम जो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रूल्स को नोटिफाई कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे पहले ट्रांजेक्शन्स थी जिनको अप्रूवल लेना पड़ता था, अब उनको ऑटोमेटिक राउट के थ्रू जो है वो
कैरी आउट किया जा सकता है, ठीक है। इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोमेटो फ्लू। सो ऑफ कोर्स ये आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू इन्फेक्शन इंडिया में शुरू हुई है, जो कि खासकर 5 साल के बच्चों से कम में होती है, जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। तो ये टोमेटो फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर के ब्लिस्टर्स कर देती है स्किन के ऊपर, और जनरली 5 साल से नीचे के बच्चों को होती है। तो इसमें स्किन रैशेज होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, टोमेटो फीवर हो जाता है, और इवन जो है लेग्स और हैंड्स का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये कॉक्सैकी वायरस की वजह से होती है, जो कि एंटेरो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। तो ऑफ कोर्स इसका कोई स्पेसिफिक ड्रग तो नहीं है, लेकिन ये कंटेजियस है, फैलती है बहुत है। तो और ये अपने आप ही ठीक होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो जनरली इसमें बच्चों को रोकना होता है कि वो अपने ब्लिस्टर्स को जो है वो ना स्क्रैच करें, प्रॉपर रेस्ट लें, हाइजीन फॉलो करें, और ऐसे क्लोथ्स यूज़ करें जो कि उनको जिसको आसानी से सैनिटाइज किया जा सके, और इस फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए जो है इन्फेक्टेड पर्सनस को भी सैनिटाइज करें, ठीक है। अब फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए ताकि जो है डिहाइड्रेशन के जो इम्पैक्ट है उसको काउंटरैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पांडुरंग खनखोजे। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा जो स्पीकर हैं वो रिसेंटली महाराष्ट्र बॉर्न फ्रीडम फाइटर और एग्रीकल्चरिस्ट पांडुरंग खनखोजे जी का जो है स्टैचू जो है वो अनवील करने वाले हैं मैक्सिको में। तो पांडुरंग खनखोजे के बारे में देखते हैं। तो इनका क्लोज कनेक्शन रहा है मैक्सिको से, बिकॉज उन्होंने जो है रिफ्यूज मांगा था मैक्सिको में जब वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे, और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गदर पार्टी के ऊपर जो है वो एक्शन ले रही थी। तो ये वर्धा में बॉर्न हुए 19th सेंचुरी में, और ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी थे, और मैक्सिकन रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर हुए थे। उसी की वजह से इन्होंने गदर पार्टी को भी फाउंड करने में हेल्प किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्ना मानी। तो अन्ना मानी जी जो है ये भी ऑफ कोर्स आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त 23 2022 को गूगल ने जो है 104th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है इंडियन फिजिसिस्ट और मीटरोलॉजिस्ट अन्ना मानी जी की। तो जो कि कंट्री की वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट हैं, और ये इंडियन फिजिसिस्ट और मीटरोलॉजिस्ट हैं, मीटरोलॉजिस्ट थी। तो ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी रही, विजिटिंग प्रोफेसर भी रही आपके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इन्होंने बहुत से पेपर्स भी पब्लिश किए सोलर रेडिएशन, ओजोन और विंड एनर्जी जैसे सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is the Competition Amendment Bill 2022. So this topic is important for your governance section. So recently the Standing Committee on Finance, which is deliberating upon the Competition Amendment Bill of 2022, has summoned top executives of Amazon, Twitter, etc. so that they can discuss on the subject of anti-competitive practices which in the digital market, which has been mentioned in the Competition Amendment Bill of 2022. So you know that this bill was tabled by the government in Lok Sabha, but later on it was referred to the Standing Committee on Finance, and that's why this committee is deliberating upon the subjects which are mentioned in this bill, so that new suggestions can be accommodated in this bill before it is introduced into the parliament. So this bill is also introducing deal value thresholds. So like I was telling you that any transaction between two companies, if it is breaching the threshold of 2000 crore rupees, it would be mandatory to take CCI approval, that is the Competition Commission of India approval, because it would be considered as a large value transaction. So CCI would see if any competition is being eliminated or any anti-competitive arrangement is being made in this transaction so as to eliminate competition in that sector. So for that CCI would make an inquiry. So of course this bill was introduced by Ministry of Finance for regulating market competition, and this bill has provisions to because the original 2002 Act did not have any provisions regarding the regulation of digital market. So for that, this amendment bill has been proposed. So what are the key amendments which have been proposed in this bill? Of course, the combinations, the term combinations and its meaning has been expanded now. So combinations would imply mergers, acquisition, or amalgamations of enterprises in which the transaction value is above rupees 2000 crores. In that case, CCI approval would be mandatory. And for CCI to give approval, the time period has been reduced from 210 days to 150 days now. And the Act is also defining the term control. So
initially the 2002 act was defining control as the control over the affairs of management, but now the bill is modifying this definition, and it is saying that control would mean the ability to exercise material influence. So this is a point of contention over the members of parliament. So they're saying that how would you define material influence? So anyways, this definition is saying of that definition of control is saying that ability to exercise material influence over management or strategic commercial decisions would be regarded as control over that particular enterprise. So how would, of course, you define this material influence? Probably this standing committee would deliberate upon it also. So anyways, say this bill is also under this act is actually defining anti-competitive agreements also, which can cause appreciable adverse effect on competition in India. The bill adds that enterprises or persons who are not engaged in identical or similar businesses shall be presumed to be part of such agreements. So actually this definition was not covered earlier into the anti-competitive agreements. So now if they actively participate in such agreements, even if they are not part of those agreements, they would be considered as a part of that agreement. Okay, so that's why this definition of anti-competitive agreements has also been expanded. Also, the bill is permitting CCI to close inquiry in case the enterprise offers to settle this dispute or make commitments with respect to closing down that dispute. But the manner and implementation of that settlement and commitment would be specified by CCI only through such regulations. Also, to scrutinize big tech giants, knowledge and experience in the field of technology would be added as an additional criteria for the members of the selection committee, and professional knowledge and investigative strength to add to the investigative strength and professional knowledge of the CCI. More and more domain specific domain specialist members would be added into the CCI to of course monitor the big tech companies. So, what is this Competition Commission of India? Of course, it was an act passed in 2002, and it prohibits anti-competitive agreements. The objective is to stop abuse of dominant position by enterprises and regulate combinations. It was established by the central government in 2003. It consists of a chairperson and 6 members who are appointed by the central government. And the objective of Competition Commission of India is to see that in any industry or any sector there is no monopoly, and market competition is promoted, because that serves best for the consumer and the market also. So the next topic is new FEMA rules notified. So this topic is also important for your governance and for your economy section also. So Department of Economic Affairs has recently notified the new norms for the residents who want to invest in overseas entities, and these overseas investments are presently governed by the Foreign Exchange Management Regulations of 2004 and 2015. So before undertaking a survey of the new rules, we have to see what is the Foreign Exchange Management Act. So of course it was introduced as a replacement for the erstwhile Foreign Exchange Regulation Act, which was considered as too obtrusive by the IMF. So that's why in 1991 liberalization reforms, IMF suggested India that you should go away with this FERA and instead replace it with FEMA. So that's why, to facilitate external trade and payments, the government of India introduced Foreign Exchange Management Act in 1999, so that every transaction involving a non-resident and resident can be classified in either a capital account or a current account transaction. So you of course know that current account transactions are those transactions which are undertaken by a resident, but it does not alter his or her assets or liabilities, whereas the capital account transaction means that a transaction which is undertaken by a resident of India, which alters the assets or liabilities of a resident. Okay, so this is the difference between current account transactions and capital account transactions. So FEMA is of course applicable to all parts of India, and from time to time repeatedly the Ministry of Finance notifies the FEMA regulations. So who is a resident as per FEMA? So this FEMA law defines a person resident in India as any person who is residing in India for more than 182 days, or a person or a body corporate which is registered and incorporated in India, an office, branch or agency which is located in India, even if
that it is owned or controlled by a person who is resident outside India. Also, an office, branch, or agency which is located outside India, but it is owned and controlled by a person who is resident in India. So these are the definitions of a person who is resident in India, and for them these FEMA regulations would apply. So, under these new 2022 rules, these rules would be administered by the RBI. And what are the major changes to these rules? So, these rules are saying that no Indian resident could make investments into foreign entities if they are engaging into real estate activity, gambling, or dealing with financial products which are linked to the Indian rupee without the consent of the RBI. Also, for those who are having uh, any non-performing asset, or they are considered or they are declared as a bank defaulter, they should get a no objection certificate from their lender, in case of course in this case there would be a bank or investigative agencies, either the ED or CBI, before making any financial commitment abroad. So they cannot invest or purchase or acquire assets abroad without the no objection certificate obtained by the lender, that is the banks or the investigative agencies. So this NOC would be mandatory for any person who is having a bank account, but it is classified as a non-performing asset, a person who is labeled as a willful defaulter by the bank, or a person who is under the investigation by a financial service regulator like the ED or CBI. So, in case these regulatory body or the investigative agencies fails to furnish NOC within 60 days of receiving an application, it would be considered that they have given a no objection certificate to the proposed transaction. So, of course, these rules have been notified to make it easy for the Indian residents to integrate themselves with global markets, because Indian corporates need to be a part of the global value chain, and that's why for that we have simplified the existing framework for overseas investment. Earlier, many transactions were to be taken through approval route, but now they have been routed or they have been made automatic. For that you do not need to take approval. So basically it is simplifying the regulations so that we can enhance ease of doing business in India. So the next topic is tomato flu. So this topic is important for your social issues. So recently it has been reported that tomato flu, that is a new infection, has been witnessed or detected in India, mostly among children younger than 5 years of age. So this flu gets its name because of the red blisters that it causes, and it affects children below the 5 years of age. So it also causes tomato fever, rashes, skin irritation, and dehydration, and it also changes the color of legs and hands. It is caused by Coxsackie virus, which belongs to the enterovirus family. So there is no particular treatment for this disease. It is a self-limiting one, and there is no specific drug for it. But this is also contagious, so it can be transmitted from one person to another person. To prevent children from it is important to prevent children from scratching the blisters, because otherwise it would get worse. So the infected persons must also be sanitized regularly to prevent the flu from spreading. So to counteract dehydration in body, fluid intake must also be monitored, otherwise it could also become fatal. So the next topic is Pandurang Khankhoje. So this topic is important for our art and culture section. So Lok Sabha Speaker Om Birla ji will unveil a statue of Maharashtra-born freedom fighter and agriculturalist Pandurang Khankhoje in Mexico, because he had a close connection with Mexico, where he sought refuge due to his association with Ghadar party. He was born in Maharashtra, rather in Wardha, and he was one of the founding members of Ghadar party. And the Ghadar party led a revolutionary fight against the British in India. So when the British started cracking down upon this party, Panduranga Khankhoje sought refuge in Mexico. He was also inspired from the Mexican Revolution of 1910, for which from this revolution, he became a founding member of the Ghadar party also. So the next topic is Anna Maniji. So this topic is also important for your prelims or
you can say art and culture or history section. So Google has recently celebrated the 104th birth anniversary of Indian physicist and meteorologist Anna Maniji, and she was an Indian physicist and meteorologist. She was also the Deputy Director General of Indian Meteorological Department and also a visiting professor to the Raman Research Institute. She published numerous papers in the field of meteorology and on solar radiation, ozone, and wind energy measurements. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.